हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है केनीजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ केनीजियन इकोनॉमिक्स। तो ये नंबर वाइज जो है मैंने वीडियोस बनाई हैं, आपने नंबर वाइज ही देखनी है। जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी वो मैंने केनीजियन मॉडल बताया था, सेकंड वीडियो में मैंने इफेक्टिव डिमांड बताई थी, थर्ड वीडियो में मैं फीचर्स ऑफ केनीजियन इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ। ये सारी जो वीडियोज़ है, ये सारी वीडियोज़ के जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर वाइज देखिएगा और जिस तरीके से आपने पेपर में लिखना है हूबहू मैंने उसी तरीके से लिखी हुई हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट रन नेचर ऑफ केनीजियन इकोनॉमिक्स। तो आपको सबको पता है केन्स की जो थ्योरी है वो सारी शॉर्ट रन है और जो क्लासिकल थ्योरीज हैं वो सारी लॉन्ग रन है। केनीजियन इकोनॉमिक्स इज अ शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स. Short run refers to that period of time in which production cannot be changed by making new investment in the form of new plants or new machines or by changing technique of production. तो शॉर्ट रन एक ऐसा शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल नहीं होते, सिर्फ लेबर ही वेरिएबल फैक्टर होता है और बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स होते हैं। फिक्स फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी फिक्स रहेगी, जो क्वांटिटी ऑफ मशीन्स है वो फिक्स रहेंगी, कोई नया प्लांट नहीं खोल सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। Keynes stresses the study of those problems in which are felt intensely under the existing circumstances. केन्स ने ये कहा था कि जो शॉर्ट पीरियड में या करंट सर्कमस्टांसेस पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शॉर्ट पीरियड में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि हम लॉन्ग पीरियड की प्रॉब्लम्स को स्टडी करें। ठीक है, इसलिए शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक्स इसको कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड पॉइंट, केनीजियन इकोनॉमिक्स इज मैक्रो इन करेक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जो इकोनॉमी की स्टडी करती है, विच स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो चलो इसके अंदर मैं पढ़ता हूँ मैंने क्या लिखा है। डेवलपमेंट एंड पॉपुलैरिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज द आउटकम ऑफ केनीजियन जनरल थ्योरी। केन्स की बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑन इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉपुलर कैसे हुई? केन्स से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉपुलर नहीं थी। क्लासिकल्स क्या करते थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल मैक्रो इकोनॉमिक्स पे इस्तेमाल कर लेते थे, मगर केन्स ने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स एक डिफरेंट चीज़ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, केन्स हैज़ प्रूव्ड दैट an economic principle that applies to an individual need not to be applicable to entire economy. केन्स ने ये बताया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं मे बी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे प्रिंसिपल ना सही बैठे हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने ही आगे पॉइंट लिखा भी हुआ है डिफरेंस बिटवीन में, आने वाली वीडियोस में आपको दिख जाएगा कि मान लो इंडिविजुअल सेव करता है पैसे, एक इंडिविजुअल है, मैं हूँ, मैं पैसे सेव करता हूँ तो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा है, मगर अगर जो चीज़ मेरे ऊपर अप्लाई होती है वो सारे के सारे वही काम करने लग गए तो फिर इकॉनमी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं सेव करता हूँ तो मेरे लिए तो अच्छा है, मगर अगर सारे के सारे लोग ही सेव करने लगे तो दुकानों का तो सामान बिकेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा जो माइक्रो इकोनॉमिक पे प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं ज़रूरी नहीं कि वही मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी सही रहें। केन्स फोकस्ड ऑन द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो केन्स का मेन फोकस था जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जो सेज लॉ एंड क्लासिकल थ्योरी है उनका मेन फोकस था पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जो कि माइक्रो का पार्ट है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आ जाता है केनीजियन इकोनॉमिक्स अ सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रीहेंसिव बॉडी ऑफ थॉट। जो केन्स की जो इकोनॉमिक्स है वो एक सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रीहेंसिव बॉडी ऑफ थॉट है। कैसे, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। केनीजियन इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी ऑफ ऑल कंडीशंस। तो केन्स की जो थ्योरी है वो तकरीबन सारी कंडीशंस पे अप्लाई होती है। जब इसका क्रिटिसिज्म करेंगे तो बताएंगे कि भाई सारी चीज़ों पे भी अप्लाई नहीं होती। ठीक है, इट एम्ब्रेसेस इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन की बात करती है, डिफ्लेशन की बात करती है, बूम एंड डिप्रेशन की बात करती है। इट विल नॉट बी करेक्ट टू से दैट केन्स इकोनॉमिक्स या केनीजियन इकोनॉमिक्स इज एन एनालिसिस ऑफ डिप्रेशन। तो कहने की बात यह है कि कई लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि केन्स ने 1929-30 के डिप्रेशन के बाद थ्योरी दी थी तो सिर्फ डिप्रेशन की स्टडी करती है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, हिक्स जो हिक्स हैं और शुम्पीटर हैं उन्होंने ये कहा था कि केन्स ने डिप्रेशन के बाद थ्योरी दी तो हर बात में ये जो केन्स हैं वो डिप्रेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, ये बातें करते रहते हैं। मगर केन्स की थ्योरी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो इन्फ्लेशन की बात भी करती है, डिफ्लेशन की बात भी करती है, बूम की बात भी करती है और डिप्रेशन की बात भी करती है। केनीजियन इकोनॉमिक्स इज रेफर टू एन इकोनॉमिक्स ऑफ डिप्रेशन अलोन। इसको सिर्फ इकोनॉमिक्स और डिप्रेशन अलोन कहा जाता था। कुछ लोग कहते थे ये सिर्फ डिप्रेशन की इकोनॉमिक्स है। क्यों? द जनरल थ्योरी क्यों? It undertakes the comprehensive study of depression and unemployment as it was written after the Great Depression of 1930. तो जब इन्होंने बुक लिखी मेरे ख्याल से 33-34 में, 1933 या 34 में जब बुक प्रिंट की तो उसमें जो 1929-30 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वर्ल्ड इकोनॉमी में उसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड था।
ठीक है, क्यों आया ये, इसके ओवरकम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में काफ़ी डिटेल लिखा था। तो कई इकोनॉमिस्ट ने ये कहा भाई ये तो सिर्फ डिप्रेशन की बात करता है, मगर ऐसा नहीं है, डिप्रेशन की बात नहीं करता, और भी ट्रेड साइकिल या और भी फेजेस की बात करता है। But it does not mean that Keynes did not focus his attention on other economic problems like inflation, full employment, overemployment, etc. तो इसकी थ्योरी में डिप्रेशन की ज़्यादा बातें कि कॉजेज ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं और भी सारी चीज़ें डिटेल में है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसने डिप्रेशन पे ही फोकस किया है। तो ये पॉइंट हमें क्या बताना चाहता था कि केनीजियन इकोनॉमिक एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है, सिर्फ डिप्रेशन की स्टडी नहीं करता। फिर आ जाता है फोर्थ पॉइंट, केनीजियन इकोनॉमिक्स क्या है, रिफॉर्म्ड कैपिटलिज्म। जो केनीजियन इकोनॉमिक्स है उसकी वजह से कैपिटलिज्म में रिफॉर्म्स आए। कुछ लोगों का ये मानना है कि कीन्स जो है वो जो है गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की बात करता है, तो क्या पता वो सोशलिस्ट इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी की बात करता है, मगर ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, केन्स ने सोशलिज्म की कभी फेवर नहीं की, उसने कहा कि कैपिटलिज्म अच्छी है मगर इसमें कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। केन्स ऑब्जेक्टिव was to reform and not to destroy the capitalism। केन्स का मेन मकसद था कि रिफॉर्म्स लेके आने, किस में रिफॉर्म्स लेके आने, कैपिटलिज्म में, ना कि इसको डिस्ट्रॉय करना। इन हिज ओपिनियन कैपिटलिज्म ऑफ प्री वॉर पीरियड इज इररिलेवेंट अंडर द चेंज सर्कमस्टांसेस। जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो सर्कमस्टांसेस आए हैं, इन सर्कमस्टांसेस में जो केन्स की जो केन्स ने कहा था जो पुराने जो कैपिटलिज्म चल रहा था वो अब इररेलेवेंट रह गया, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। केन्स वॉज वेरी मच इन फेवर ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ कैपिटलिज्म, दैट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, प्रॉफिट मोटिव या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्राइस मैकेनिज्म एटसेट्रा। कीन्स को बहुत ज़्यादा पसंद थे और वो फेवर में था। कैपिटलिज्म के कई इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना, प्रॉफिट कमाना और चॉइस होना, फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब मैं अपनी मर्जी से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकूं कोई भी, और प्राइस मैकेनिज्म जो कि डिमांड सप्लाई तय करता है वो उसकी फेवर में था। However, he did not subscribe to the view of capitalism that government should not interfere in the economic activities and there is automatic adjustment इन द इकोनॉमिक फोर्सेस। मगर वो क्लासिकल थ्योरी की ये बात जिसमें क्लासिकल्स कहते थे कि गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू कि अगर कुछ ऑटोमेटिकली कुछ उल्ट पुल्ट हो जाता है इकोनॉमी में, तो ये जो वेरिएबल्स हैं, कौन से वेरिएबल्स, प्राइस लेवल, वेज रेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीनों चीज़ें अपने आप इक्विलिब्रियम ले आएंगी, जिनको उन्होंने ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कहा था। वो कहता ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। वो कहता अगर इकोनॉमी एक बार डिसइक्विलिब्रियम में चलेगी वो खुद ब खुद इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती। केन्स हैज़ स्ट्रांगली सपोर्टेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक स्फेयर। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए, उन्होंने सपोर्ट किया था इसका। हिज मोटिव वॉज टू सेव कैपिटलिज्म। उसका मेन मकसद क्या था केन्स का कि भाई कैपिटलिज्म को सेव करें, क्योंकि अगर सेव नहीं करते तो क्या पता ख़त्म ही हो जाती अब तक। केन्स वॉज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कम्युनिज्म एंड कोलेक्टिविज्म। केन्स ने कभी भी कम्युनिज्म जो वो रशिया फॉलो करता है या कोलेक्टिविज्म उसको कभी मतलब सपोर्ट नहीं किया। रैदर ही वॉज देयर क्रिटिक, उनकी बुराई करता था कि ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की पूरी डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। ही सजेस्टेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक सेक्टर सो दैट प्राइवेट एंटरप्राइजेस मे रन सक्सेसफुली। उन्होंने कहा था, केन्स ने कहा था कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होनी चाहिए ताकि जो प्राइवेट सेक्टर में खामी है उनको पूरा किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट है केनीजियन इकोनॉमिक्स अ मॉनिटरी इकोनॉमिक्स। केन्स की जो इकोनॉमिक्स है वो एक मॉनिटरी इकोनॉमिक्स है। कैसे? केन्स एक्नॉलेज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। केन्स ने कहा कि अगर हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या जीडीपी इसको डिटर्मिन करना चाहते हैं तो मनी की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अकॉर्डिंग टू हिम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। वो कहते थे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी पे बेस्ड है। इंक्रीज मनी सप्लाई लोअर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी, पैसे की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो पैसे की कीमत क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा, विच इन टर्न इंड्यूसेस मोर इन्वेस्टमेंट। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, प्रोड्यूसर्स लोन ज़्यादा लेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी एंड हेंस रिजल्ट्स इनटू मोर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो वो कहते थे मनी सप्लाई के बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर सकता है, जिससे इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ सकता है और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है केनीजियन एनालिसिस इज मेनली इंस्टीट्यूशनल। केन्स ने इंस्टीट्यूशनल स्टडी की थी। ठीक है, कैसे की थी चलिए देखते हैं। केनीजियन थ्योरी सर्व्स एज अ गाइड टू द पॉलिटिशियंस एंड इकोनॉमिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। केन्स की जो थ्योरी है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। आजकल भी जैसी सिचुएशन चल रही है, जैसे कोरोना के बाद इतने ज़्यादा नोट छापे कि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि प्राइसेस बढ़ गई। ठीक है, ये सारा केन्स ने कहा हुआ था।
तो केन्स को पॉलिटिशियंस एंड इकोनॉमिस्ट ओवर ऑल वर्ल्ड सारी कंट्रीज में फॉलो करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रेंडर्ड केनेजियन थ्योरी सिंपल। तो इंस्टीट्यूशनल स्टडी करना और साइकोलॉजिकल स्टडी करना, इसकी वजह से जो केनेजियन थ्योरी है वो काफ़ी सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है। द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ केनेजियन थ्योरी विल अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन इफ द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स अंडरगो अ चेंज। ये जो केनेजियन थ्योरी है ये पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है अगर वो इंस्टीट्यूशंस की बात ही ना करे। अगर इंस्टीट्यूशन की बात ना करे या इंस्टीट्यूशन को स्टडी ना करे या इंस्टीट्यूशन को फोकस ना करे तो पूरी की पूरी केनेजियन थ्योरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। दिस इज वाई द केनेजियन इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ डेवलप कंट्रीज अलोन। तो जो केनेजियन थ्योरी है वो ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अंडर डेवलप कंट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता इतना ज़्यादा। इट्स एप्लीकेबिलिटी टू अंडर डेवलप कंट्रीज इज लिमिटेड। तो अंडर डेवलप कंट्रीज में पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं होता, मिक्स्ड इकॉनमी होती है और गवर्नमेंट की जो है रोल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस ना के बराबर होती है। मोर ओवर जो कीन्स के कंसेप्ट हैं जैसे मल्टीप्लायर वगैरह वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ पे अप्लाई नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते उसके लिए मैंने एक मल्टीप्लायर के साथ एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। 7th पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। केनेजियन इकोनॉमिक्स हैज़ अटैच्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू स्टेट इंटरवेंशन या स्टेट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक स्फीयर। उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक स्फीयर है, जो इकॉनमी है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो इकॉनमी को डिप्रेशन से कौन निकालेगा। ही कंसिडर्ड स्टेट इंटरवेंशन इनएविटेबल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। वो कहता है एक टाइम ऐसा आ जाता है जब मार्केट में प्रॉफिट लेवल गिर जाते हैं तो मार्केट में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करता। उस टाइम पे वो जो खामी है, जो कमी पड़ जाती है इन्वेस्टमेंट की, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे और उसको करना भी चाहिए। स्टेट इज़ अ काइंड ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर। वो कहता था स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, एक बैलेंसिंग फैक्टर है। हिज मोटिव वॉज टू सेव कैपिटलिज्म एंड नॉट टू डिस्ट्रॉय इट। उसका मेन मकसद था कि कैपिटलिज्म को सेव करना और उसको डिस्ट्रॉय ना करना, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू केन्स, while increase in the government activities will appear to be dangerous or dangerous interference with the individualism of 20th century economists, it is recommended for the success of private initiative. वो कहता although कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो ऐसा माना गया है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो इंडिविजुअल की फ्रीडम्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि अगर आपने कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो हमेशा उसमें यही कहते हैं, जो लिबरलिस्ट या लिबरलिज्म का व्यू है वो ये कहता है कि भाई जितना गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी उतना इंसानों के ऊपर पाबंदियां लगाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाएगी जो इंसानों के लिए फ्रीडम को उनकी फ्रीडम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मगर अगर ध्यान से सोचो तो केन्स यहाँ कह रहा है कि इंडिविजुअल फ्रीडम को तो शायद थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करे, मगर अगर इकोनॉमी को बचाना है और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कैपिटलिज्म को चलाना है तो केनेजियन थ्योरी ये कहती है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर उन्होंने और भी आगे कहा हुआ है, स्टेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ इक्विटेबली। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करती है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है। कैसे इक्वालिटी लेके आती है, अमीरों के ऊपर टैक्स लगाती है, गरीबों को सब्सिडी वगैरह देती है, उन पर टैक्स भी नहीं लगाती, उनको फैसिलिटीज़ वगैरह देती है। तो जैसे वो इक्वालिटी लाएगी उसकी वजह से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा। अगर सिर्फ अमीरों के पास पैसा होगा, गरीबों के पास नहीं होगा, तो अमीर कितना का खा लेंगे। मगर अगर पूरे कंट्री के पास पैसा होगा और बराबरी होगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो सारे के सारे डिमांड करेंगे, जिससे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई रहेगा। बाय लोअरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट एनकरेजेस द एंटरप्रेन्योर्स टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखेगी ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एनकरेज फील करें। Keynes supported the policy of public works and deficit financing in order to remove अनएम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने कहा था अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए पब्लिक वर्क्स होने चाहिए, सरकार को रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए और डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी चाहिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है जब भी सरकार खर्चा ज़्यादा करती है और सरकार की आमदनी कम होती है तो सरकार उसके लिए क्या करती है, आरबीआई से या सेंट्रल बैंक से लोन उठा लेती है और सेंट्रल बैंक को नए नोट छापने पड़ते हैं, ठीक है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग बेसिकली डेफिसिट को पूरा करने के लिए नई करेंसी को प्रिंट करने को कहते हैं। वैसे इसका वाइड मीनिंग है, यहाँ पे इसका यही मतलब है। तो वो सपोर्ट करते थे कि गवर्नमेंट को
जितना भी प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट कम की है उतना सरकार को इन्फ्यूज़ करना चाहिए इकोनॉमी में। नेक्स्ट आ जाता है क्रूशियल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का रोल उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूशियल बताया था। कैसे? केन्स हैज़ गिवन मच इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हिज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। केन्स ने अपनी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट को काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिया है। बाय इन्वेस्टमेंट ही मेंट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ गुड्स एंड एडिशन मेड टू कैपिटल एसेट्स। वो कहते थे कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि स्टॉक ऑफ गुड्स को बढ़ाना या फिर अपने कैपिटल एसेट्स के क्वांटिटी को ऐड करना, मतलब बढ़ाना। ठीक है, आपके पास 4 मशीन है तो 5 रख लेना। इन द शॉर्ट रन कंजम्पशन डज नॉट इंक्रीज एट द सेम रेट एज इनकम डज। उन्होंने कहा था शॉर्ट रन में क्या होता है, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम बढ़ेगी। ठीक है, तो होगा क्या, इट रिजल्ट्स इनटू अ गैप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो कंजम्पशन और इनकम में काफ़ी गैप आ जाएगा। कंसिक्वेंटली देयर इज अ फॉल इन डिमांड एंड राइज इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे क्या होगा, डिमांड कम रह जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। In order to reduce this gap and increase the rate of employment, increase in investment becomes necessary. तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए इन्वेस्टमेंट रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए, जो इन्होंने मल्टीप्लायर के अंदर कहा था कि रेगुलर इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाता है कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन of two new equilibrium positions with the original equilibrium position due to change in some economic variable. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मान लो ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम हो गया। जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ये एडी का ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये नया इक्विलिब्रियम हो गया ना, E1 ये था E। तो इन दोनों को कंपेयर करना, तो बेसिकली कंपैरेटिव इकोनॉमिक स्टडी या कंपैरेटिव इक्विलिब्रियम या कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस, इसको डिफरेंट टर्म से कह सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि दो स्टैटिक चीज़ों को कंपेयर करना, कि पहले तो हमारा इक्विलिब्रियम इतना था, अब इक्विलिब्रियम लेवल पे जीडीपी वगैरह इतनी होगी, इसको कंपेयर करना, यही पूरी की पूरी जो है केनीजियन थ्योरी बताती है। प्रोफेसर हैंसन वो कहते थे, प्रोफेसर हैंसन रिगार्ड्स केनीजियन एनालिसिस as comparative static because it compares position of equilibrium at different times। कि इन्वेस्टमेंट से पहले कितनी थी, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो वो कर्व एडी कर्व मैंने अभी ऊपर शिफ्ट करके बताई। तो बेसिकली ये कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस है जो दो डिफरेंट स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कंपेयर करती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अ थ्योरी ऑफ शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम। ये थ्योरी ऑफ शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम है, फिर मैं इसमें वही बात कर दूंगा आपको कि बार बार वही बात कर रहे हैं। ये एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड। वो कहता था रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो तो नई एडी का ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था ई, अब ये था। तो ये कहता कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता रहता है, ऊपर भी और ऐसे नीचे भी। समझ गए बात? तो अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अकॉर्डिंग टू केन्स, position of equilibrium refers to the position of equality between aggregate supply and aggregate demand, and this equality is possible under 3 situations। वो कहते थे कि equilibrium तब होगा जब डिमांड एंड सप्लाई बराबर हैं, मगर जब भी डिमांड सप्लाई बराबर होंगे उसकी फर्दर 3 सिचुएशंस होगी। या तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम होगा, या लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम होगा, या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। ये 3 सिचुएशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। Thus Keynes थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम। क्योंकि इसको थ्योरी ऑफ शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम इसलिए कहा जाता है कि ये हमेशा यही चीज़ें बता रहा है कि इक्विलिब्रियम ऊपर शिफ्ट होता है या नीचे शिफ्ट होता है, या ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, उसी के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। कीन्स वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू पॉइंट आउट, कीन्स ही फर्स्ट इकोनॉमिस्ट था जिन्होंने क्या किया, पॉइंट आउट किया। क्या पॉइंट आउट किया? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाज मोर रियलिस्टिक फिनोमिना देन द फुल एम्प्लॉयमेंट। जो कीन्स है उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो एक रियलिस्टिक सिचुएशन है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट तो कभी होती नहीं है, और फुल एम्प्लॉयमेंट को तो भूल ही जाओ। ठीक है, खैर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट को तो भूल ही जाओ, फुल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती। तो केन्स ही वो पहले इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया है, और असल में भी आपको पता है ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन द इकोनॉमी। केन्स ने एक्सपेक्टेशंस के बारे में बहुत कुछ कहा है। In Keynesian economics, great emphasis has been laid to the role of expectations in the economy। वो कहते थे कि इकोनॉमी में बोल बोल के गला बैठ जाता है, सॉरी। इकोनॉमी में एक्सपेक्टेशंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें
आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेशंस। ये जो सारी चीज़ें ये किस चीज़ से असरदार होती हैं? एक्सपेक्टेशन से असरदार होती हैं। इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन एमईसी। इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है? केन्स थ्योरी के हिसाब से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन लेवल करके प्लेलिस्ट है, उसमें सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएशन लेवल का दिया हुआ है। आप नंबर वाइज पढ़ेंगे तो मुझे पता है कि आपको समझ आएगा ही आएगा। दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। तो इन्वेस्टमेंट हमारी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इफ द एंटरप्रेन्योर इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर ही विल गो इन फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर उसे पता है, एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में इससे कमाई होएगी, तभी इन्वेस्टमेंट करेगा ना, अदरवाइज नॉट, फिर नहीं करेगा। द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्सपेक्टेशंस। कैसे? हाउ मच देयर वेल्थ पीपल वुड लाइक टू होल्ड इन कैश फ्रॉम कैश फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी आपको पता ही ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। मैंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे भी एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई है, वो भी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन, ठीक है। तो आप कितना पैसा अपने पास कैश में रखेंगे या कितना पैसा बॉन्ड्स में लगाएंगे, केन्स कहता है ये भी एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है। दस इन केनीजियन इकोनॉमिक्स एक्सपेक्टेशंस प्ले अ रेवोल्यूशनरी रोल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी तो शायद इनकी थ्योरी फेल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है केनीजियन इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन फर्म एम्पिरिकल फाउंडेशन। जो केनीजियन इकोनॉमिक्स है ये काफ़ी तकड़ी एम्पिरिकल जो है फाउंडेशन पे बेस्ड है। कैसे? केनीजियन इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन फर्म एम्पिरिकल फाउंडेशन। इट इज़ फुली रियलिज्म। इट इज़ फुल ऑफ रियलिज्म। बेसिकली इसमें सब रियलिस्टिक बातें हैं। जैसे ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ेगी, आपको सबको पता है होता है। मल्टीप्लायर की बात करते हैं, आपको पता होता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात करते हैं तो आपको पता है काफ़ी हद तक वो अप्लाई होती है। फिर ये बात करते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होती है, वो भी बात सही है, ठीक है ना। मैनी इकोनॉमिस्ट हैव सब्सटेंशिएटेड इट्स रियलिज्म। कई इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने तारीफ की इनकी रियलिस्टिक चीज़ों की। केनीजियन थ्योरी हैज़ नॉट ओनली its academic importance but it also serves as a guide to modern politicians। एक तो इसकी academic importance तो है ही है, जिससे स्टडी करने से हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलती है, बट मॉडर्न पॉलिटिशियंस ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया। अमेरिका हैज़ बिकम अ लेबॉर्ट्री फॉर केनीजियन थॉट्स। अमेरिका जो है उन्होंने केनीजियन थ्योरी को बार बार डिफरेंट जगह पे अप्लाई करके देखा है। पॉलिसी ऑफ न्यू डील जो अमेरिका लेके आया था वॉज फ्रेम्ड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ केनीजियन थॉट्स। जो अमेरिका है वो अपनी लगातार टाइम टू टाइम कई पॉलिसीज लेके आता है, उसमें से एक है न्यू डील वाली पॉलिसी जो कि केनीजियन थॉट्स को दिखाती है। नेक्स्ट आ जाता है केनीजियन इकोनॉमिक्स द जनरल थ्योरी। कीन्स की जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली जनरल थ्योरी है। जनरल मतलब जो सब पे अप्लाई होती है। जब क्रिटिसिज्म करेंगे तो कहेंगे किस किस पे अप्लाई होती है, नहीं होती है, ठीक है। केनीजियन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड जनरल थ्योरी बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। कौन कौन से रीजंस है? इट स्टडीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये सारी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करती है। दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट। तो तीनों चीज़ों की स्टडी होगी। इट इज़ कॉल्ड जनरल थ्योरी बिकॉज इट डिस्कसेज इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अलॉन्ग विद द अनएम्प्लॉयमेंट। ये कहता है इन्फ्लेशन है तब भी अनएम्प्लॉयमेंट है, और डिफ्लेशन है तब भी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो स्टैगफ्लेशन है, इस टाइप की सारी चीज़ें ये डिस्कस करता है। इट स्टडीज़ चेंजेस इन टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट एंड अदर एग्रीगेट्स इन द इकोनॉमी। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ों की बात करता है। टोटल एम्प्लॉयमेंट है या आउटपुट है या जीडीपी है, नेशनल इनकम की भी बात करता है। तो इसलिए इसको जनरल थ्योरी कहा जाता है, इनकी थ्योरी को। रोल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन हैव बीन असाइंड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द जनरल थ्योरी। बेसिकली उन्होंने कंजम्पशन की जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया है उसका इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अकॉर्डिंग टू कीन्स द रोल ऑफ कंजम्पशन इज नो लेस इंपॉर्टेंट दैन द रोल ऑफ प्रोडक्शन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट डिटर्मिन करना है तो जितना इंपॉर्टेंट रोल प्रोडक्शन का है उतना ही कंजम्पशन का भी है, क्योंकि कंजम्पशन होगी तभी तो प्रोडक्शन होगी ना। कंजम्पशन गिव्स राइज टू डिमांड एंड hence to production, bringing चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली कंजम्पशन डिमांड को राइज देता है, और डिमांड होगी तभी प्रोडक्शन होगी, और अगर प्रोडक्शन होगी तभी तो एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिन होगी या एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। केन्स इन हिज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन एजर्टेड दैट कंजम्पशन इंक्रीजेस लेस देन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। उन्होंने ये कहा था कंजम्पशन बढ़ती है मगर कंजम्पशन इनकम से कम बढ़ती है। मतलब आपने माल ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया और उस माल को प्रोड्यूस करने के लिए आपको थोड़ी सी इनकम दे दी, ठीक है। तो आपने माल ज़्यादा बनाया और माल बनाने के बाद आपको इनकम उससे कम दी और आप कंजम्पशन उससे भी कम करोगे तो मार्केट में कुछ ऐसा माल रह जाएगा जो बिकेगा ही नहीं।
इट मेनली अकाउंट्स फॉर डेफिशिएंसी इन एडी एंड कंसिक्वेंटली राइज इन एम्प्लॉयमेंट। तो वो कहते थे साइकोलॉजिकल लॉ की वजह से ही जो है जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें डेफिशिएंसी आती है, और जब भी उसमें डेफिशिएंसी आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट आनी ही आनी है, इकोनॉमी ने नीचे गिरना ही गिरना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का क्या रोल है उन्होंने वो बताया था। केन्स इन हिज जनरल थ्योरी हैज़ लेड मच स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। उन्होंने नेशनल इनकम की स्टडी को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। इकोनॉमिस्ट प्रायर टू केन्स बिलीव दैट चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कुड बी कंट्रोल्ड। तो वो कहते थे, जो उनसे पहले वाले इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते थे कि क्वांटिटी ऑफ मनी में अगर चेंज करें एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। दे डिड नॉट अटैच मच सिग्निफिकेंस टू दिस स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने नेशनल इनकम की स्टडी को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। बट अकॉर्डिंग टू केन्स, विदाउट द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम प्रॉब्लम्स लाइक नेशनल आउटपुट, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी स्टडीड। मगर केन्स कहते थे कि अगर आपने नेशनल इनकम की स्टडी नहीं की तो नेशनल आउटपुट का कैसे पता लगेगा, जीडीपी का कैसे पता लगेगा, और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट का कैसे पता लगेगा। इन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने के लिए आपको बाकी कॉन्सेप्ट्स मतलब नेशनल इनकम स्टडी करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो केन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस की थ्योरी दी थी और बताया था कि उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। Keynes in his general theory has given much importance to the concept of liquidity preference. उन्होंने liquidity preference को बहुत ज़्यादा importance दी थी। According to him, rate of interest is dependent upon the money held in cash by speculative motive. वो कहते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे डिटर्मिन करा जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिन के लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव कितना होगा। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है, ये मैंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस की पूरी थ्योरी मैंने अपलोड की हुई है और ये आपको मिलेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन लेवल नाम की प्लेलिस्ट में, जो कि मेरे चैनल पे ही है। हायर द लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जितनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी मोर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जितना आप लिक्विडिटी को प्रेफर करोगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिस्करेज इन्वेस्टमेंट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को डिस्करेजमेंट मिलेगी एंड हेंस एग्रेवेट अनएम्प्लॉयमेंट, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैल सकती है। तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ केनेजियन स्कूल या केनेजियन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ केनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप ये सारे टॉपिक्स नंबर वाइज देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं ऐसे लिख रहा हूँ जैसे आपको पेपर में लिखना है। टेक केयर, बाय बाय।